single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेज, वर्ड्स के बारे में, साथ ही कुछ और एक्स्ट्रा सेंटेंसेज और वर्ड्स के बारे में हम जानेंगे आज के क्लास में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है अबाउट इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। काफ़ी लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट क्या है। मतलब जब उनको इंसिडेंट बोलना होता है तो वो एक्सीडेंट बोल देते हैं, एक्सीडेंट बोलना होता है तो इंसिडेंट बोल देते हैं। तो समझते हैं कि पहले इनमें डिफरेंस क्या है। हालांकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा सेम ही लगता है, लेकिन लोग मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस तरह से है कि इंसिडेंट मतलब होता है हैपनिंग, कोई भी घटना। जब कोई भी घटना होती है तो लोग बोलते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, इस तरह का मतलब बताते हैं कि एक ऐसा घटना हुआ, ये चीज़ हुआ। तो नॉर्मली जब कोई घटना है, कोई बात बतानी होती है तो यूज़ करते हैं हम वर्ड इंसिडेंट को। लेकिन अगर बात होती है किसी मिस हैपनिंग की, यहाँ पर हैपनिंग है लेकिन बात होती है किसी मिस हैपनिंग की, मतलब दुर्घटना की, ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। फायर टूक प्लेस इन द रूम, मतलब रूम में आग लग गई। तो टूक प्लेस का यहाँ पर भी यूज़ किया जा रहा है। और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट जब हैपन होता है तो आप यूज़ करते हैं इस तरह से कि फायर टूक प्लेस इन द रूम, इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट टूक प्लेस। तो इसी तरह है फायर टूक प्लेस इन द रूम, मतलब रूम में आग लग गई। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी स्मार्ट वे में, और ऐसे आप सेंटेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इसका एक फॉर्मूला इससे रिलेटेड, जैसे इस तरह से कि डिड इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट टेक प्लेस समवेयर, क्या कहीं पर इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट हो गया, इस तरह से। तो अगर हाँ कहीं पर इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप यूज़ कर तरह से कि यस इंसिडेंट ऑब्लिक एक्सीडेंट टूक प्लेस समवेयर, मतलब कहीं पर कोई दुर्घटना या फिर घटना हो गई, घट गई, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बोलना है कि नहीं इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आप यूज़ करते हैं नो इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट डिड नॉट टेक प्लेस समवेयर, या फिर डिडंट टेक प्लेस समवेयर, मतलब इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट कहीं पर नहीं हुआ, किसी जगह पर, पर्टिकुलर स्थान पर जहाँ पर समवेयर की बात आती है वहाँ पर नहीं हुआ। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी स्मार्ट वे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, जैसे डिड फायर टेक प्लेस इन होटल, मतलब क्या होटल में आग लग गई। फायर टेक प्लेस पहले मैंने आपको बताया था, फायर टू प्लेस इन द रूम, मतलब रूम में आग लग गई। तो इसी तरह से पूछा जा रहा है यहाँ पर डिड फायर टेक प्लेस इन द होटल, मतलब क्या होटल में आग लग गई, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आंसर है कि हाँ होटल में आग लग गई तो हो जाएगा यस फायर टूक प्लेस इन द होटल। यहाँ पर टेक नहीं होगा, यहाँ पर टूक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन डिड से है और एक्शन में सेकंड फॉर्म एक्शन का। तो यस फायर टूक प्लेस इन द होटल, हाँ होटल में आग लग गई। लेकिन अगर इस तरह से बोलना है कि नहीं होटल में आग नहीं लगी तो आप बोलेंगे नो फायर डिड नॉट या फिर फायर डिडंट टेक प्लेस इन द होटल, मतलब फायर या फिर आग होटल में नहीं लगी। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं इसका। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं आज के क्लास में काफ़ी डिफरेंट वेज में क्लास होगा आज का। सभी फार्मूलाज ही नहीं रहेंगे, कुछ वर्ड्स भी रहेंगे, सेंटेंसेस भी रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी एडेड होंगे। देखते हैं। नेक्स्ट इज एक सेंटेंस है हैव अ नैरो एस्केप, मतलब बाल बाल बचना। अब बाल बाल बचना जब भी आपको बोलना होता है कि कोई चीज़ हुआ, मतलब एक ट्रक आगे से आ रहा था और मैं बाल बाल बच गया, मतलब बच ही गया बहुत थोड़ा सा, वरना मिसहैपनिंग हो जाता, कुछ बुरा हो जाता है, इस तरह से। तो जब आपको बोलना होता है कि मैं बाल बाल बच गया तो आप इस तरह से बोलते हैं। जब भी आपको बोलना होगा तो हैव अ नैरो एस्केप मतलब होता है बाल बाल बचना, ठीक है। हैव अ नैरो एस्केप मतलब होता है बाल बाल बचना। इसका एग्जांपल इस तरह से हो गया, मान लिया आपको बोलना है कि मैं बाल बाल बच गया या फिर मैं बाल बाल बचा, किसी तरह से बहुत थोड़ा सा बाकी था, अदरवाइज मिसहैपनिंग हो जाती, इस तरह से। तो एग्जांपल हो गया इसका कि आई हैड अ नैरो एस्केप। अब यहाँ पे हैव इसलिए नहीं है क्योंकि है मतलब होता है कि बाल बाल बचना, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हैड हो गया मतलब इसका सेकंड फॉर्म, मतलब बाल बाल बच गया या फिर बचा, इस तरह से। तो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है आई हैड अ नैरो एस्केप, मतलब मैं बाल बाल बच गया। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे वे में आप यूज़ कर सकते हैं
और स्मार्ट वे में भी आप यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्लाइंड टर्न। अब ब्लाइंड टर्न मतलब होता है अंधा मोड़। कभी कभी मान लिया किसी रास्ते पे आप जाते हैं, रोड तो आपको दिख रहा होता है कि क्लियरली इस तरफ मुड़ना है, लेकिन अचानक ही वहाँ पर एक और मोड़ इस तरह से होता है जो दिखता नहीं है, ठीक है। तो मान लिया आपको लग रहा है रोड यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भी एक मोड़ होता है, उसी को भी बोलते हैं हम ब्लाइंड टर्न। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड टर्न। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि देयर इज अ ब्लाइंड टर्न अहेड, मतलब सामने एक अंधा मोड़ है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी ये भी अच्छा वर्ड है और ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं इसका भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज कोलाइड विथ। अब कोलाइड विथ मतलब होता है से टक्कर हो जाना। कोलाइड विथ मतलब होता है से टक्कर हो जाना, किसी भी चीज़ से टक्कर हो जाना जब यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं कोलाइड विथ का। कैसे यूज़ करते हैं? बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल इस तरह से है जैसे अ बाइक कोलाइडेड विथ अ बस, मतलब एक बाइक की एक बस से टक्कर हो गई। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, इस तरह से आप कोलाइड विथ का भी यूज कर सकते हैं, ब्लाइंड टर्न का भी अलग वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग काफ़ी अच्छा है और आप इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम समझेंगे मीट एन एक्सीडेंट के बारे में। जब भी कोई एक्सीडेंट किसी व्यक्तिगत किसी पर्सन को हो जाता है, मान लिया बोलते हैं लोग कि उसका एक्सीडेंट हो गया, इस तरह से, तो आप यूज़ करते हैं वहाँ पर मीट एन एक्सीडेंट। जैसे मान लिया क्वेश्चन किया गया कि क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इस तरह से, या फिर क्या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरह से होगा कि डिड सब्जेक्ट मीट एन एक्सीडेंट, क्या उसका एक्सीडेंट हो गया। अगर हाँ हो गया तो सब्जेक्ट यस सब्जेक्ट मेट एन एक्सीडेंट, मेट का सेकंड फॉर्म मेट, क्वेश्चन डिड से, इसीलिए तो यस सब्जेक्ट मेट एन एक्सीडेंट। लेकिन सब्जेक्ट मतलब जो भी व्यक्ति है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आप यूज़ करेंगे नो सब्जेक्ट डिड नॉट मीट एक्सीडेंट, मतलब किसी व्यक्ति का या फिर जो भी है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूनिक फार्मूला है, मीट एन एक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिया कोई विशाल नाम का व्यक्ति है और कोई पर्सन है, उसके बारे में पूछा गया कि क्या कल विशाल का एक्सीडेंट हो गया, कुछ इस तरह से। डिड विशाल मीट एन एक्सीडेंट यस्टरडे, क्या कल विशाल का एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हुआ, इस तरह से मान लिया अगर पूछा जा रहा है। तो अगर हाँ विशाल का कल एक्सीडेंट हो गया तो इस तरह बोल सकते हैं कि यस विशाल मेट एन एक्सीडेंट यस्टरडे, हाँ विशाल का कल एक्सीडेंट हो गया। इस तरह से अगर बोलना हो तो बोल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं विशाल का एक्सीडेंट नहीं हुआ, इस तरह से बोलना है तो हो जाएगा नो विशाल डिड नॉट मीट एन एक्सीडेंट यस्टरडे, मतलब कल विशाल का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो इस तरह से आप मीट एन एक्सीडेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं और क्या है आज के क्लास में। एक वर्ड है एंग्विश। एंग्विश मतलब होता है पीड़ा। अब पीड़ा कोई ऐसा पीड़ा नहीं, मतलब कोई ऐसा दर्द नहीं जो फिजिकल पेन हो, या फिर किसी को हाथ में चोट लग गया तो उसे एंग्विश नहीं कहेंगे हम, ठीक है, वो पेन हो सकता है लेकिन एंग्विश नहीं। यहाँ पर एंग्विश का क्या मतलब होता है? इमोशनल। जैसे मान लिया किसी के मन में कोई बहुत दुख है या फिर किसी के अंदर कोई बहुत दुख है किसी बात को लेकर, तो उसे हम एंग्विश कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? एंग्विश, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंग्विश है इसका यही मतलब है, एंग्विश मतलब पीड़ा जो भी इमोशनल होता है, फिजिकल नहीं इमोशनल, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं एंग्विश। जैसे ही हैड एन एंग्विश, मतलब उसे कोई इमोशनल पेन था, दर्द था, क्या था, तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं एंग्विश वर्ड को। काफ़ी यूनिक है, समझते हैं और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज के क्लास में और चीज़। कुछ इस तरह से है जैसे ये सब वर्ड्स हैं, इन सब वर्ड्स का मतलब है बिगिनर। जब भी हमको बोलना होता है कि वह इस काम में बिगिनर है, शुरुआती है, जैसे मान लिया कोई शुरुआत कर रहा होता है किसी चीज़ में, मान लिया जिसको बोलते हैं सब कि नौसिखिया है या फिर अभी स्टार्ट ही किया है, तो इस तरह से अगर बोलना होता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं इन सब वर्ड्स को। समझते हैं वो सब वर्ड्स क्या हैं। जैसे एक वर्ड है रूकी, न्यूबी। न्यूबी का आप सुने होंगे, अगर गेम खेल रहे होंगे तो काफ़ी न्यूबी आता है इस तरह से, न्यूबीज बोलते हैं लोगों ने, न्यूबी प्लेयर, इस तरह से रूकी, न्यूबी, नोविस, न्यू कमर, इस तरह से। इस सभी वर्ड्स का मतलब होता है जब कोई स्टार्ट कर रहा होता है, बिगिनर होता है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं इन सब वर्ड्स को। तो जब भी ऐसे वर्ड्स मिले समझ लीजिए किसी बिगिनर या फिर बिगिनर पर्सन की बात हो रही है, जो पर्सन अभी स्टार्ट किया है, अभी जल्दी शुरुआत किया है, ज़्यादा मैच्योर नहीं है वो सीखने में, काफ़ी निपुण नहीं है उसी में सीखने में, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम इन सब वर्ड्स का जिसका मतलब होता है बिगिनर। समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल हो गया कि इज ही परफेक्ट एट
ड्राइविंग कार, क्या वह कार चलाने में परफेक्ट है, इस तरह से पूछा गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नो ही इज अ न्यूबी, नहीं वह एक न्यूबी है, नहीं वो एक शुरुआती व्यक्ति है और वो नौसिखिया, या फिर बोल सकते हैं नहीं अभी वो जस्ट स्टार्ट ही किया है, इस तरह से। तो नो ही इज अ न्यूबी, तो न्यूबी का हमने यहाँ पे यूज किया, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आया परफेक्ट एट, तो इसका क्या मतलब है? परफेक्ट एट का मतलब होता है किसी काम में निपुण। जब कोई व्यक्ति किसी काम में निपुण वो होता है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं परफेक्ट एट का। जैसे मान लिया यहाँ पे बोला जा रहा है इस तरह से कि सब्जेक्ट इज एम आर परफेक्ट एट एक्शन प्लस आई एन जी, मतलब कोई व्यक्ति किसी काम में परफेक्ट है। मान लिया कोई कुकिंग में परफेक्ट है, कोई डांसिंग में, कोई एक्टिंग में, कोई सिंगिंग में, कोई टीचिंग में, कोई पढ़ाई करने में, इस तरह से। तो परफेक्ट मतलब होता है किसी काम में निपुण होना। जैसे समझते हैं इसके एग्जाम्पल से, और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, वही चीज़ है यहाँ पर। और इसका एग्जाम्पल इस तरह से हो गया, जैसे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर हम यूज़ करेंगे। परफेक्ट एट मतलब होता है कि वह इस काम में परफेक्ट है, और एक्शन प्लस आई एन जी जो भी वर्क की बात हो रही है, एक्शन प्लस आई एन जी जो भी एक्शन है उसमें आई एन जी ऐड करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया कि ही इज़ परफेक्ट एट ड्राइविंग कार, मतलब वह कार चलाने में परफेक्ट है, बहुत ही निपुण है, बहुत ही अच्छा है, तो उसे बोलते हैं ही इज़ परफेक्ट एट ड्राइविंग कार। इसी तरह क्या हो सकता है और हो सकता है, जैसे समवन इज़ परफेक्ट एट डांसिंग, कोई डांस करने में परफेक्ट है, कोई सिंगिंग में है, अरिजीत सिंह इज़ परफेक्ट एट सिंगिंग। इसी तरह से मान लिया आप कुकिंग में है तो आप बोल सकते हैं कुकिंग, आप मान लिया कंप्यूटर चलाने में है तो आप बोल सकते हैं ऑपरेटिंग कंप्यूटर। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं परफेक्ट एट वर्ड को, तो काफ़ी यूनिक है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो जब भी आपको बोलना हो, मान लिया घर में बात हो रही कि गाड़ी चलाना है, कौन चलाएगा, कौन यहाँ पे लेकर जाएगा, या फिर ज़रूरत है इस व्यक्ति की किसे लेकर जाया जाए, तो जब आपको बोलना होता है कि उसे लेकर जाइए, वह गाड़ी चलाने में परफेक्ट है, तो आप इस तरह से अगली बार यूज जरूर करिएगा। आप कर सकते हैं इसका यूज परफेक्ट एट का। जैसे ही इज़ परफेक्ट एट ड्राइविंग कार, मतलब वह कार चलाने में परफेक्ट है, तो परफेक्ट एट का यूज आप अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। इस तरह से सेंटेंसेज आप क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज़, इसका यूज इस तरह से भी है, जैसे मान लिया क्वेश्चन पूछा गया, जब भी आपको परफेक्ट एट किसी के बारे में पूछना है, क्वेश्चन करना है किसी सामने पर्सन से, तो आप बोल सकते हैं कि व्हाट आर यू परफेक्ट एट, मतलब आप किस चीज़ में निपुण है। व्हाट आर यू परफेक्ट एट कैसे बोलेंगे आप? व्हाट आर यू परफेक्ट एट, इस तरह से, मतलब आप किस चीज़ में निपुण है। अब अगर आंसर इस तरह से है कि मैं मैथ सॉल्व करने में निपुण हूँ, तो आप बोल सकते हैं इस तरह से कि एग्जाम्पल हो गया कि आई एम परफेक्ट एट सॉल्विंग मैथ्स, मतलब मुझे मैथ सॉल्व करने में मैं निपुण हूँ, मैथ सॉल्व करने में मैं काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लेता हूँ, मैं मैथ सॉल्व करने में निपुण हूँ। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं परफेक्ट एट का। और ये था आपका आज का लास्ट, ठीक है। यहीं पे क्लास फिनिश होता है। काफ़ी डिफरेंट वेज में आपको फार्मूलाज भी बताए गए हैं और ढेर सारे न्यू सेंटेंसेज भी बताए गए हैं। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, कैसा रहा आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया, सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से। एंड यहाँ पे आ गए हम लोग स्टार्टिंग पे, एंड दिस इज फ्रॉम स्टार्टिंग। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट इंसिडेंट और एक्सीडेंट, मतलब इंसिडेंट और एक्सीडेंट के बारे में आपको बताया गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से और कुछ सेकंड के पॉज के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट, समझते हैं फॉर्मूलाज से, कुछ एग्जाम्पल से। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कुछ सेकंड का पॉज। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कुछ सेकंड का पॉज। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। ये इसका एग्जाम्पल की कैसे आप टेक प्लेस या फिर टूक प्लेस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट्स एग्जाम्पल। एंड एक और नया वर्ड, हैव एन एरो एस्केप, ब्लाइंड टर्न, कोलाइड विथ। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज इसका फॉर्मूला कि कैसे आप इसका यूज करेंगे मीट एंड एसिडेंट का। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट इज इसका फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल एंड इसका यूज कि कैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से, व्हाट आर यू परफेक्ट एट, आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं, ऐसे करके। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एंड ये था आपका लास्ट यहाँ पर फिनिश। तो आज का क्लास था अबाउट इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। जब भी मान लिया कोई हैपनिंग होती है, कोई घटना हो गई, तो आप बोलते हैं कि उस समय कोई घटना हो गई, एक समय की बात है, एक घटना हुई, इस तरह से। तो आप यूज़ करते हैं इंसिडेंट को। लेकिन जब आपको एक्सीडेंट यूज़ करना है तो मान लिया कोई मिस हैपनिंग हो गई, कुछ ऐसा चीज़ जिससे नहीं होना था, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सीडेंट वर्ड को। तो आज के क्लास में आपको बताया गया इंसिडेंट और एक्सीडेंट के बारे में, साथ ही आपको बताया गया इस तरह से भी कि कैसे आप परफेक्ट एट का यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ नए वर्ड्स थे, कुछ और एग्जाम्पल्स थे, सभी के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day